लेक्चर में डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 पे फिर से। और इस लेक्चर में सीआरपीसी का जो चैप्टर 14 है उसका सेक्शन 198 पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सीरीज है लेक्चर का, और इस सीरीज में मैं आपको चैप्टर 14 सीआरपीसी का कंप्लीट करवा दूंगा। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन 190 से 197 तक डिस्कस कर लिया। हर एक पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस किया, ब्रीफली डिस्कस किया। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 198 को सीआरपीसी का। देखिए सेक्शन 198 क्या कहता है, पहले ये समझिए। कहता है उस अपराध के प्रोसिक्यूशन के संबंध में जो अपराध पनिशेबल है इंडियन पैनल कोड के चैप्टर 20 में। तो चैप्टर 20 जो है इंडियन पैनल कोड का, उसका संबंध है किस अपराध से? तो जो अपराध होता है मैरिज के विरुद्ध या मैरिज को लेके। क्लियर? अब देखिए क्या कहता है सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर मान लीजिए कोई अपराध पनिशेबल है चैप्टर 20 के तहत, ठीक है, तो चैप्टर 20 में जो जिन जिन अपराधों का जिक्र है वो बेसिकली वो अपराध मैरिज को लेके होता है या मैरिज के अगेंस्ट होता है। जैसे बाइगेमी मैरिज को लेके अपराध होता है, ठीक है। तो जो भी अपराध इंडियन पैनल कोड के चैप्टर 20 के अकॉर्डिंग पनिशेबल है, उस अपराध का कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी सब सेक्शन 1 के अनुसार सेक्शन 198 का, जब तक उस अपराध का कंप्लेंट उस व्यक्ति के द्वारा नहीं होगा जो व्यक्ति उस अपराध से पीड़ित है। कहने का यह मतलब हुआ कि अगर कोर्ट ऐसे अपराधों का जो इंडियन पैनल कोड के चैप्टर 20 में पनिशेबल है, उस अपराध का, उस ऑफेंस का कोर्ट कॉग्निजेंस ले, इसके लिए क्या आवश्यकता है? यह आवश्यकता है कि उस अपराध को लेके कंप्लेंट होना चाहिए तो उस अपराध के विक्टिम के द्वारा। क्लियर? ये बात की जानकारी हमें सबसेक्शन 1 से प्राप्त होती है। अब सबसेक्शन 1 में जो प्रोविजो है उसमें 3 क्लाउज है, क्लाउज ए बी सी। तो क्लाउज ए क्या कहता है कि अगर वह व्यक्ति जो पीड़ित है उस अपराध से, जो अपराध इंडियन पैनल कोड के चैप्टर 20 के अकॉर्डिंग पनिशेबल है, अगर वह व्यक्ति क्या है, अनेबल टू मेक ए कंप्लेंट, वह उस अवस्था में है कि वह कंप्लेंट नहीं कर सकता है कोर्ट में। तो किस ग्राउंड पे, कि कैसे, किस आधार पर वो अनेबल है? तो अगर वो इडियट है, लुनेटिक है, या माइनर है, या फिर वह सिकनेस या इन्फर्मिटी से ग्रसित है, या फिर वह एक महिला है जो उसके रीति रिवाज के अनुसार पब्लिक में अपेयर नहीं हो सकती है, तो उसके बिहाफ में, ऐसे व्यक्तियों के बिहाफ में कोई तीसरा व्यक्ति भी कंप्लेंट दायर कर सकता है कोर्ट में, और कोर्ट उसके कंप्लेंट के आधार पे ऐसे अपराधों का कॉग्निजेंस ले सकती है। इसके लिए उसको कोर्ट का अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। यह है सबसेक्शन 1 का प्रोविजो, क्लाउज ए। अब देखिए क्लाउज बी में आते हैं, क्लाउज बी आते हैं प्रोविजो। तो क्लाउज बी क्या कहता है कि अगर वह व्यक्ति जो ऐसे अपराध से पीड़ित है वो हस्बैंड है और वो आर्म्ड फोर्स, यूनियन के आर्म्ड फोर्स में कार्यरत है और वो अपेयर नहीं हो सकता है, उसको अनुमति आर्म्ड फोर्स के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं वह उसको अनुमति नहीं दे रहे हैं, अवकाश नहीं दे रहे हैं कि वह खुद से अपेयर होकर कोर्ट में कंप्लेंट कर दे। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में वो जो हस्बैंड है उसके बिहाफ पे कोई तीसरा व्यक्ति कंप्लेंट कर सकता है, बट शर्त क्या है कि उसको हस्बैंड से अथॉरिटी प्राप्त होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर उसको हस्बैंड ऑथोराइज करता है कि तुम मेरे बिहाफ पे कंप्लेंट करो, तो फिर वह तीसरा व्यक्ति कंप्लेंट कर सकता है हस्बैंड के बिहाफ पे। तो यहां पे जब लोग बात कर रहे हैं तो इसके साथ साथ हमको सबसेक्शन 4 और 5 दोनों पढ़ लेना है, ठीक है। अब क्यों? देखिए, क्योंकि यहां जब हम लोग देख रहे हैं कि हस्बैंड ऐसे अपराधों को लेके विक्टिम माना जा रहा है और वो उस वक्त कार्यरत है यूनियन के आर्म्ड फोर्स पे, और जिस कमांडिंग ऑफिसर के वो अधीनस्थ है, काम कर रहा है, वो कमांडिंग ऑफिसर उसको अवकाश, लीव नहीं दे रहा है कि कंप्लेंट वो करे, ठीक है। तो फिर कोई तीसरा व्यक्ति कंप्लेंट कर सकता है इस हस्बैंड के अथॉरिटी पे। तो यहां जो हस्बैंड ऑथोराइज करेगा
उसका फॉर्म नेचर कैसा होना चाहिए, इसका जानकारी हमें सबसेक्शन 4 से मिलता है। तो कहता है सबसेक्शन 4 कि जो हस्बैंड ऑथराइज करेगा तीसरा व्यक्ति को उसके बिहाफ में कंप्लेंट करने के लिए, तो वो ऑथराइजेशन लिखित होना चाहिए या फिर अटेस्टेड होना चाहिए उस हस्बैंड के द्वारा। उस पर काउंटर साइन होना आवश्यक है हस्बैंड के द्वारा या फिर उस कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा जिसके वो अधीनस्थ काम कर रहा है हस्बैंड। साथ ही साथ इस बात का भी सर्टिफिकेट उस ऑथराइजेशन के साथ अटैच होगा, जिसमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कमांडिंग ऑफिसर का सर्टिफिकेट अटैच होगा उस अथॉरिटी के साथ, ऑथराइजेशन के साथ, जो होगा इस बात को लेके कि कमांडिंग ऑफिसर जो है उसको अवकाश लीव नहीं दे रहा है कि वो कंप्लेंट कर सके खुद अपेयर होके। क्लियर। साथ ही साथ उस सर्टिफिकेट पे उस कमांडिंग ऑफिसर का भी सिग्नेचर दस्तखत होना आवश्यक है। तो ऐसे अथॉरिटी दिया जाएगा हस्बैंड के द्वारा उस तीसरे व्यक्ति को, ताकि उसके बिहाफ पे वो कंप्लेंट कर सके और उसके आधार पे कोर्ट कॉग्निजेंस ले सके। ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, सबसेक्शन 5 पे आते हैं। तो सबसेक्शन 5 कहता है कि अगर जो ऑथराइजेशन जारी हो रहा है, जो अथॉरिटी हस्बैंड तीसरे व्यक्ति को दे रहा है, अगर वो अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजन सबसेक्शन 4 के तहत हो रहा है 198 का, तो दैट मीन्स कि सबसेक्शन 4 में जिन बातों का जिक्र किया गया है उस बातों को कंप्लाई करके अगर अथॉरिटी दिया जा रहा है हस्बैंड के द्वारा तीसरे व्यक्ति को, तो वो अथॉरिटी क्या माना जाएगा, कोर्ट उस अथॉरिटी को प्रिज्यूम करेगी जेन्युइन, जब तक विपरीत या कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं हो जाता है। क्लियर। तो ये जानकारी हमें सबसेक्शन 5 से मिलती है। अब आइए फिर आते हैं यहाँ पे क्लाउज सी में प्रोविजन का सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर कोई अपराध हुआ इंडियन पैनल कोड के चैप्टर 494 या 495 के अकॉर्डिंग, दैट इज 494 और 495 के अंतर्गत जो अपराध होता है वो क्या होता है, बाइगेमी का होता है। तो ऐसे अपराधों के मामले में जो विक्टिम है अगर वाइफ है, तो वाइफ के अलावे और कौन कौन व्यक्ति है जो कंप्लेंट कर सकता है और उसके कंप्लेंट पे कोर्ट इन अपराधों का कॉग्निजेंस ले सकती है। तो उस वाइफ के फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन या डाउटर, या फिर इस यहां जो विक्टिम वाइफ है इसके जो फादर या मदर के जो ब्रदर सिस्टर है, मामा या फिर चाची, उसके बिहाफ पे, दैट मीन इस वाइफ जो विक्टिम है इसके बिहाफ पे अगर इन लोगों के द्वारा भी कंप्लेंट हुआ इन अपराधों को लेके 494 और 495 के तहत जो अपराध पनिशेबल इंडियन पेनल कोड का, तो उस कंप्लेंट पे भी कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेगी। क्लियर। तो ये बात इतनी बातों की जानकारी हमें सबसेक्शन 1 से मिलती है। अब आइए आते हैं सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर मान लीजिए कोई अपराध हुआ जो पनिशेबल है 497 या 498 के तहत। क्लियर। इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 497 या 498 के तहत अगर कोई अपराध पनिशेबल है और ऐसे अपराधों में जो विक्टिम पक्ष होता है, ये सबसेक्शन 2 कह रहा है कि ऐसे अपराधों में जो विक्टिम पक्ष होता है वो कौन होता है, हस्बैंड होता है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एडल्ट्री हुआ, तो एडल्ट्री जब भी होता है तो वाइफ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है किसी तीसरे व्यक्ति के साथ आउट ऑफ वेडलॉक जाके, तो उस सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो विक्टिम माना जाता है वो कौन माना जाता है, हस्बैंड माना जाता है। तो ऐसे अपराधों में विक्टिम अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड कंप्लेंट करेगा, उसके कंप्लेंट के आधार पर कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेगी। क्लियर, समझ में आ गया दोस्तों। मैं जो तोड़ के आपको बताता हूं, पढ़ाता हूं, उसके पीछे मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि आपको हर बात, हर प्रावधान का, जैसे सेक्शन 198 पे डिस्कस कर रहे हैं तो इसका हर एक बात आपको जानकारी हो इसका, और आपको भविष्य में कभी भी आप अगर बुक खोले तो आपको पूरा बात अच्छे समझ में आ जाए। इसलिए मैं आप लोगों से हमेशा गुजारिश करता हूं कि जब भी वीडियो देखें, लेक्चर सुने तो अपने पास नोटबुक जरूर रखें, ताकि मैं जो तोड़ के आपको बताता हूं वो आप राइट डाउन कर ले, ताकि आपको कभी दिक्कत नहीं हो। और आप लोगों से एक और बात कहना है यह कि अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेरी है, कोई भी समस्या है लॉ से रिलेटेड, तो आप मेरे फेसबुक पेज लॉ इज लाइफ पे जाके कनेक्ट हो जाए। वहां पे मैं आपको हर वक्त अवेलेबल रहूंगा आपके समस्या को सॉल्व करने के लिए। तो आप मेरे फेसबुक पेज लॉ इज लाइफ से कनेक्ट हो जाए। ठीक है। अब आइए पॉइंट पे। अब देखिए सबसेक्शन 2 का जो प्रोविजन है वो क्या कहता है
सबसेक्शन 2 का जो प्रोविजो कहता है कि अगर मान लीजिए जो अपराध हुआ 497 या 498 के तहत इंडियन पेनल कोड का जो पनिशेबल है, वो अगर अपराध हुआ है और वो उस वक्त अपराध हुआ है जब वाइफ हस्बैंड के अनुपस्थिति में किसी तीसरे व्यक्ति के कस्टडी में थी, तो वह तीसरा व्यक्ति भी कंप्लेंट कर सकता है कोर्ट के अनुमति पे। क्लियर? मैं फिर से इसको थोड़ा इलेबोरेट करके समझाता हूं कि मान लीजिए जब ये अपराध हुआ 497 या 498 का, तो उस वक्त वाइफ किसी तीसरे व्यक्ति के कस्टडी में थी, कोई भी हो सकता है, ठीक है, और उस वक्त हस्बैंड जो है अनुपस्थित है, उपस्थित नहीं है कि वो कंप्लेंट कर सके, तो हस्बैंड के बिहाफ पे वह तीसरा व्यक्ति जिसके कस्टडी में वाइफ है वह व्यक्ति भी कंप्लेंट कर सकता है, लेकिन उसको कोर्ट का अनुमति लेना होगा और कोर्ट उसके कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस ले लेगी ऐसे अपराधों का। क्लियर? आते हैं सबसेक्शन 3 पे। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? देखिए, जब भी हम लोग सबसेक्शन 3 को देखेंगे तो इसके साथ साथ हमको देखना होता है सबसेक्शन 1 प्रोविजो क्लाउज ए। तो क्लाउज ए क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ अपराध हुआ, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ ऑफेंस हुआ है जो पनिशेबल है चैप्टर 20 के तहत इंडियन पेनल कोड का, तो वह व्यक्ति अगर लुनेटिक है, माइनर है, इडियट है, या फिर वह एक महिला है जो रीति रिवाज के अनुसार पब्लिक में अपेयर नहीं हो सकती है, तो उसके बिहाफ पे कोई तीसरा व्यक्ति कोर्ट के अनुमति पे कंप्लेंट दायर कर सकता है। लेकिन जब वो अनुमति प्राप्त करेगा उस वक्त अगर कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड हो रही है कि उस वक्त ऐसे व्यक्तियों का गार्जियन नियुक्त है, तो पहले उस गार्जियन को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलेगा सुनने का, उस गार्जियन को सुना जाएगा जो ऑलरेडी नियुक्त है ऐसे व्यक्तियों को लेके, उसके बाद ही कोर्ट अनुमति देगी तीसरे व्यक्ति को कंप्लेंट करने के संबंध में। क्लियर? इतनी बातों की जानकारी हमें सबसेक्शन 3 से मिलती है। सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए प्रोविजो बी के साथ। अब देखिए आते हैं सबसेक्शन 6 पे। सबसेक्शन 6 कहता है कि अगर कोई ऑफेंस हुआ जो पनिशेबल है इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 376 के तहत, उस ऑफेंस का कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी। कब नहीं लेगी? जब वह सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ 376 के तहत हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ के साथ और वाइफ का एज 18 से कम है, और जब वाइफ कंप्लेंट कर रही है उस डेट को अगर 1 साल से अधिक समय गुजर चुका है उस सेक्सुअल इंटरकोर्स का, अगर कोर्ट ये जानती है या कोर्ट को इस बात से सेटिस्फाइड कर दिया जाता है, तो कोर्ट इस अपराध का कॉग्निजेंस नहीं लेगी। क्लियर? तो यहां पे देखिए एक चीज आपको नोट करवाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि रेप हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ को लेकर नहीं होगा। एक हस्बैंड अपनी वाइफ का भी रेप कर सकता है, ठीक है? क्लियर? कब कब कर सकता है? तो अगर वो जुडिशियल सेपरेशन में है तो, या फिर उसकी वाइफ का एज 15 वर्ष से कम है तो, ठीक है? तो ये आपको सबसेक्शन 6 से इतनी बातों की जानकारी मिल गई। अब ये जो लास्ट सबसेक्शन है सबसेक्शन 7, वो क्या कहता है? 198 का जो सबसेक्शन 7 है वो यह बात कहता है कि जो प्रावधान जिसका जिक्र किया गया है 198A में, ये सभी बातें ऐसे अपराध को लेके, देखिए 198 में जिस अपराध को लेके बात कहा गया वो क्या है? वो है पनिशेबल चैप्टर 20 के तहत। तो जो भी अपराध पनिशेबल है चैप्टर 20 के तहत, उस अपराध पे जो प्रावधान अप्लाई हो रहा है 198 का, तो ये सभी प्रावधान ऐसे अपराधों को लेके अगर अटेम्प्ट हुआ या अबेट हुआ है, तो ऐसे मामलों में भी जो प्रावधान है 198 का, दैट मींस 1 से लेके 6 तक, ये सभी प्रावधान ऐसे अपराधों के अबेटमेंट और अटेम्प्ट पे भी अप्लाई होगा। क्लियर? तो आपका 198 सेक्शन एकदम पूरा पार्ट 1 टू सबसेक्शन 7 क्लियर। और दोस्तों चैप्टर 20 का 198 सेक्शन तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब बचा कुछ सेक्शन जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो इस लेक्चर को हम लोग दोस्तों कंक्लूड करते हैं। इस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली क्या क्या जाना, 198 की हर एक बात को समझा और हर एक बात को, हर एक पॉइंट को बारीकी से समझा कि क्या क्या कह रहा है कौन सा सेक्शन। अब ऐसे पढ़ाने का पीछे का जो मेरा उद्देश्य होता है कि आपको हर एक पॉइंट याद रहे और आपको आराम से समझ में आए क्या कहता है एग्जैक्टली 198 सेक्शन सीआरपीसी का। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।